तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें से एग्जाम में तुम्हारा ऑलमोस्ट एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनता ही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर एक बार पहले इंट्रोडक्शन के लिए देख लेना। और जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, ये बहुत अच्छे से करना, पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें से एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि बहुत सारे तरह से होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस में वो है टी टेस्ट। तो पहले तो ये समझ लें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। देखो, जैसा हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन होती है और उस लार्ज पॉपुलेशन में से हम एक छोटा सा सैंपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फिर उस सैंपल के स्टैटिस्टिक के बेसिस पर हम लोग पॉपुलेशन का पैरामीटर जो है ना वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे सैंपल का मीन है तो सैंपल के मीन से हम लोग पॉपुलेशन का मीन निकालने की या इन्फर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले ये समझें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे ना तो हाइपोथेसिस मतलब एक अजम्पशन है। हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन। तो हम पॉपुलेशन का जो मीन है या पॉपुलेशन का कोई भी पैरामीटर है उसके लिए जो हम अजम्पशंस बनाते हैं वो सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते ना, क्योंकि ये अजम्पशन है। तो हम पॉपुलेशन का जो पैरामीटर होता है उसका एक अजम्पशन बनाते हैं। वो अजम्पशन जो है ना उसी को हाइपोथेसिस बोला जाता है। You can also say that hypothesis is a tentative or declarative statement which relates the two unknown variables, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने वाला जो स्टेटमेंट है वो हाइपोथेसिस है। सिंपल वर्ड्स में समझो ना तो ये मतलब है कि हमारे जो पॉपुलेशन का मीन है ना उसके लिए हम एक अजम्पशन बनाते हैं कि भाई जैसे सैंपल का मीन आया हमारा 25। सपोज हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया हुआ है, सैंपल का मीन आया 25। तुमने बोला कि भाई पॉपुलेशन का मीन 25 से ज्यादा होगा। तो ये जो तुम्हारा अजम्पशन है ना कि सैंपल के मीन से तुम पॉपुलेशन के मीन के बारे में तुम अजम्पशंस ले रहे हो, वो हाइपोथेसिस है। ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस जिसको हम एच ओ या H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे हम HA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नल हाइपोथेसिस मतलब हमारा अजम्पशन। तो जो हम अजम्पशन ले रहे हैं वो नल हाइपोथेसिस है। जैसे सपोज करो सैंपल का मीन है 25, पर मुझे लग रहा है कि जो पॉपुलेशन का मीन है ना वो 25 से ज्यादा होगा। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या है कि पॉपुलेशन का मीन 25 से ज्यादा होना चाहिए। ये मेरा नल हाइपोथेसिस होगा। मतलब जिस अजम्पशन को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिस अजम्पशन को हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि सही है या गलत है, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसका अपोजिट होता है कि भाई अगर जैसे मैंने नल हाइपोथेसिस माना कि पॉपुलेशन का मीन 25 से ज्यादा है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि पॉपुलेशन का मीन 25 से कम है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल उसका उल्टा होगा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करने पड़ते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और वो कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे। तो नल हाइपोथेसिस मतलब वो हाइपोथेसिस जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब जिसको हम चेक कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है, वो नल हाइपोथेसिस है। नॉर्मली ये हम फ्रेम करते हैं नल हाइपोथेसिस ये होना चाहिए, लेकिन कई बार क्वेश्चन में भी नल हाइपोथेसिस दे रखा होता है। दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है। तो हाइपोथेसिस मतलब पॉपुलेशन के पैरामीटर मेनली मीन के लिए जो हम अजम्पशन बनाते हैं वो हमारा नल हाइपोथेसिस है। उसका कॉन्ट्राडिक्शन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना। ये दो चीजें हम समझ लें पहले। अब आते हैं हम उसके बाद डेवलपिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप कैसे करना है। भाई कैसे पता पड़ेगा कि नल हाइपोथेसिस क्या लेना है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लेना है, क्योंकि यही एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नल हाइपोथेसिस क्या लेना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको डिवाइड करते हैं हम तीन कैटेगरीज के अंदर। पहला, रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें तुम्हें दे रखा होगा कि भाई हमने एक रिसर्च करी है, उस रिसर्च के बेसिस पर हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है, तो वो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। ये हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरा, एक क्लेम किया जा रहा है, उसकी वैलिडिटी चेक करना। और तीसरा, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। ये तीन सिचुएशन में हमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जनरली बनाने होते हैं। इसके अलावा अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, उसके लिए भी हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो सबसे पहला है रिसर्च हाइपोथेसिस। अब ये रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? अब देखो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी है, वो से कार बनाती है। ठीक है, एक कंपनी है वो कार बनाती है। वो कंपनी जो कार बनाती है, उस कार की जो माइलेज आती है वो आती है से 15 किलोमीटर्स पर आवर, ये उसकी माइलेज आती है। अब कंपनी ने अपने इंजन में कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्रिएट किए। इंजन में उसने बॉल्व चेंज किए, इंजेक्शन सिस्टम चेंज किया, कुछ भी किया, जिसकी वजह से अब कंपनी रिसर्च करने के बाद ये क्लेम कर रही है कि भाई हमारे जो अब नई कारें आएंगी ना, उनकी जो माइलेज है वो 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाएगी। ये वो क्लेम कर रही है। किस बेसिस पर? कि उन्होंने एक रिसर्च की है, अपने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं, और उसके बेसिस पर, रिसर्च के बेसिस पर वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं। तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस का एग्जांपल है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या होगा कि तुम्हारे को इस तरह का ही क्वेश्चन दे देंगे कि भाई एक कंपनी है, उसने कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल कुछ भी है, अपने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कुछ चेंज किया, जिसकी वजह से माइलेज वो क्लेम कर रहे हैं कि बढ़ गई है, उनकी रिसर्च है। अच्छा, अब देखो, जब तुम हाइपोथेसिस बनाते हो तो तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज है कि भाई, एक तो तुम्हारी होती है पॉसिबिलिटी क्या, कि हमारी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से माइलेज बढ़ गई है। दूसरा, माइलेज कम हो गई है। तीसरा, माइलेज सेम है। ये तीन चीजें होती हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस जो लेंगे ना, वो जो क्लेम किया जा रहा है, कंपनी जो क्लेम कर रही है, उसका अपोजिट जो है वो नल हाइपोथेसिस लेते हैं। मतलब अगर सपोज करो कि कंपनी क्लेम करती है कि हमारे नए इंजन में बदलाव होने की वजह से हमारे इंजन की जो एफिशिएंसी है वो अब कितनी हो गई है, वो हो गई है हमारी से 18 किलोमीटर पर आवर। 15 थी पहले, अब 18 हो गई, मतलब 15 से बढ़ गई, हम मान लेते हैं 15 से बढ़ गई है। तो हमारा जो रिसर्च हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस जो हम बनाएंगे ना, वो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस होगा कि जो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी है वो नहीं बढ़ी है, मतलब इट रिमेन्स सेम। भाई सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि दोनों में कोई बदलाव नहीं आया है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। मतलब जो क्लेम किया जा रहा है ना, उसका ऑपोजिट हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं। अगर रिसर्च के बाद ये बोला जा रहा है कि हमारी कार की माइलेज 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा कि माइलेज नहीं बढ़ी है, माइलेज उतनी ही है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो लिया जाएगा जो क्लेम किया जाता है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर जो भी क्लेम किया जा रहा है वो तुम्हारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, और नल हाइपोथेसिस होगा उसका कॉन्ट्रडिक्शन। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा आता है हमारे पास टेस्टिंग वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम। कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज कुछ क्लेम करती हैं और उस क्लेम की वैलिडिटी चेक कर रही है कि भाई वो क्लेम वैलिड भी है या नहीं है। जैसे सपोज करो कि मेरी एक फैक्ट्री है और मैं उस फैक्ट्री के अंदर सपोज करो एक एनर्जी ड्रिंक बना रहा हूँ। अब मैं उस एनर्जी ड्रिंक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और 4-5 चीज़ें मिला रहा हूँ, और मैं ये क्लेम करता हूँ कि भाई मेरा जो एनर्जी ड्रिंक है उसमें 50 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन तुम्हारे को हर 1 लीटर में 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, अब मेरा क्लेम क्या है कि मेरे ड्रिंक के अंदर 50 ग्राम प्रोटीन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेरा क्लेम है। अब मुझे इसको टेस्ट करना है कि भाई ये सही है क्लेम या नहीं है। तो तरीका क्या है कि हम सैंपल निकालेंगे। हम ना, जब मैं बना रहा हूँ एनर्जी ड्रिंक, तो मैं कोई 2, 4, 5 बॉटल थोड़ी बनाऊंगा, हजारों बॉटल बनाएंगे। उसमें से हम एक सैंपल निकालेंगे, उस सैंपल की टेस्टिंग करेंगे, उस सैंपल की टेस्टिंग के बेसिस पर हम अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे।
तो हाइपोथेसिस ऐसे केसेस में जब क्लेम की वैलिडिटी चेक की जा रही है ना, वहां हमारा नल हाइपोथेसिस वही होता है जो क्लेम किया जा रहा है। मतलब जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मेरे जो ड्रिंक है, मेरा ड्रिंक के अंदर 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा तुम्हें, एक ड्रिंक के अंदर 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि 50 ग्राम प्रोटीन इस ड्रिंक में प्रेजेंट है, इस एक ड्रिंक में 50 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है। या फिर सपोज मैं क्लेम करता हूं कि भाई मेरे ड्रिंक के अंदर तुम्हारे को कम से कम 5 मिलीग्राम विटामिन सी मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं कह रहा हूं कम से कम 5 मिलीग्राम विटामिन सी मिलेगा ही मिलेगा, तो मेरा नल हाइपोथेसिस होना चाहिए कि इस ड्रिंक के अंदर कम से कम 5 ग्राम विटामिन सी है। तो जो क्लेम किया जा रहा है ना, वही तुम्हारा नल हाइपोथेसिस होगा। रिसर्च में क्या होता है, जो क्लेम किया जाता है वो ऑल्टरनेटिव में बनाते हैं, है ना, और जो फॉल्स है ना, वो हम लेते हैं किसमें, नल में। वैलिडिटी ऑफ क्लेम में हम यहाँ पर जो क्लेम किया जा रहा है उसी को नल हाइपोथेसिस लेके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर उल्टा चलेगा, यहाँ पर बिल्कुल जो क्लेम है वही मानते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर जो क्लेमिंग होती है ना वो रिसर्च के बेसिस पर होती है। ऐसे नहीं रैंडम ही उठा के मैंने बोल दिया कि भाई हमने अपनी गाड़ियों की माइलेज 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी है। तो अब ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता, आपको रिसर्च बैक्ड होता है कि भाई मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने चेक किया है, उन्होंने सिस्टम में कुछ चेंज किए हैं जिसकी वजह से माइलेज बढ़ी है, वो रिसर्च होता है। और क्लेम का मतलब तो सिंपल प्रोडक्शन तो हो चुका है, अब हम लोग क्लेम कर रहे हैं, अब हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये तो हम क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारे प्रोडक्ट में ये चीज होगी ही। तो वैलिडिटी ऑफ क्लेम में जो क्लेम किया जा रहा है उसी को नल हाइपोथेसिस लेना होता है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। अब डिसीजन मेकिंग सिचुएशन का मतलब होता है कि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें या तो इस पार या उस पार, मतलब दोनों में से कोई एक चीज हमें सिलेक्ट करनी होती है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारी फैक्ट्री है, ठीक है, अब तुम्हारी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में तुम्हें काम करने के लिए कुछ छोटे से बोल्ट्स चाहिए, यू नीड सम बोल्ट्स। उस फैक्ट्री में तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए तुम्हें बोल्ट चाहिए। अब वो बोल्ट तुमने किसी से ऑर्डर देकर मंगाए, और वो जो बोल्ट तुम्हें चाहिए से उन बोल्ट्स की साइज होनी चाहिए एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर से मान लेते हैं कि बड़ा साइज है या छोटा साइज है वो काम नहीं करेगा। तो तुम्हें बोल्ट की साइज क्या चाहिए, एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास शिपमेंट आया, तुमने मंगवाए बोल्ट्स, वो शिपमेंट आया। अब शिपमेंट में सब बोल्ट तो तुम टेस्ट नहीं कर सकते, तुमने एक सैंपल टेस्ट किया, उस सैंपल का तुमने मीन साइज निकाल लिया। अब उस मीन साइज के बेसिस पर तुम्हें अपना हाइपोथेसिस डेवलप करना है। तो ऐसे केसेस में डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या है कि भाई अगर 3 सेंटीमीटर का साइज है तो हम बोल्ट रखेंगे, अगर 3 सेंटीमीटर से कम है तो भी रिटर्न करना है, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो भी कम करना, रिटर्न करना है। मतलब दोनों ही केसेस में हमें रिटर्न करना है। सिर्फ एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर का साइज आता है तभी हम रखेंगे। तो डिसीजन क्या रखना है भाई कि 3 सेंटीमीटर पे हमें बोल्ट्स रखने हैं। तो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा कि जो बोल्ट का साइज है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि यहां पर हमें नल हाइपोथेसिस बनाना है। इन दोनों सिचुएशन में जो हमारी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वही तुम्हारा नल हाइपोथेसिस होता है। क्लेम किया जा रहा है वही नल हाइपोथेसिस है। डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हारा नल हाइपोथेसिस है। रिसर्च में ऑपोजिट होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हाइपोथेसिस बनाना। फिर इस टॉपिक का मेन जो पर्पस है ना वो है उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना, कि भाई हमने हाइपोथेसिस तो बना लिया लेकिन वो हाइपोथेसिस सही भी है या नहीं है, ये टेस्ट करना। हाउ टू टेस्ट वेदर अ हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स। अब इसमें गलतियां होने के भी चांसेस होंगे, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो हाइपोथेसिस में कुछ गलतियां होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले हम ये पहले पढ़ लें कि हाइपोथेसिस कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब 3 तरह के हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं। पहला, हम बनाते हैं हाइपोथेसिस जिसमें बोला गया कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जीरो, ठीक है। ये हमारा पहला हाइपोथेसिस है। इसको मैं मान लेता हूं नल हाइपोथेसिस।
नाउ यहाँ पर म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जीरो का मतलब क्या है? म्यू का मतलब होता है पॉपुलेशन का मीन, और म्यू जीरो का मतलब होता है हाइपोथेसाइज्ड मीन। अब देखो म्यू के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का मीन ही तो होता है जो हमें चेक करना होता है, म्यू हमें पता नहीं है। लेकिन हाइपोथेसाइज्ड मीन मतलब अज्यूम्ड मीन हमें पता होता है, वो हम खुद ही तो अज्यूम करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया तुम्हें कि हमें 25 मीन है सैंपल का मीन है 25। अब मेरा हाइपोथेसिस है कि भाई पॉपुलेशन का मीन 25 से ज्यादा होगा, तो मैं हाइपोथेसिस क्या बनाऊंगा कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। 25 मतलब हाइपोथेसाइज्ड मीन है। सैंपल मीन्स के मैंने हाइपोथेसाइज्ड मीन 25 से निकाल लिया, 25 26 वो जो स्टैटिस्टिशियन है वो अपना खुद का इन्फरेंसेस ड्रॉ करता है। तो वो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा होगा, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, ये म्यू जीरो क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो म्यू का मतलब होता है हाइपोथेसाइज्ड मीन, मतलब जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो हाइपोथेसाइज्ड मीन, म्यू जीरो मतलब। और म्यू का मतलब होता है पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, ये पहला तरीका हो सकता है हाइपोथेसिस बनाने का। इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि म्यू इज लेस देन म्यू जीरो, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भाई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा हाइपोथेसिस हो सकता है हमारे पास, हम लें कि म्यू इज लेस देन इक्वल टू म्यू जीरो, मतलब जो पॉपुलेशन का मीन है वो हाइपोथेसाइज्ड मीन से कम या बराबर है। ये हमारा सेकंड केस होता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लोगे? म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। भाई अल्टरनेटिव तो हमेशा इसका कॉन्ट्रडिक्शन होता है। और तीसरा जो केस ले सकते हैं हम, वो ले सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू म्यू जीरो, और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। अब ये कब लेना है? देखो जैसे हम बात कर रहे थे अभी, मैंने एक एग्जांपल बताया था ना 2 मिनट पहले तुम्हारे को, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में, कि हमें ऐसे बोल्ट्स चाहिए जिनकी साइज एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि म्यू शुड बी इक्वल टू 3। 3 मतलब मुझे एग्जैक्ट जो साइज चाहिए वो 3। तो जब मेरे को एग्जैक्ट कोई वैल्यू चाहिए तो फिर हम ये वाला हाइपोथेसिस बनाते हैं, और ग्रेटर देन या लेस देन चाहिए तो फिर हम ये दोनों में से कोई हाइपोथेसिस बनाएंगे एज पर द सिचुएशन। वैसे ये जो ग्रेटर देन वाले हैं और लेस देन वाले हैं, इनको बोला जाता है वन टेल्ड टेस्ट, और इसे बोला जाता है टू टेल्ड टेस्ट। बट दैट डजंट मेक मच डिफरेंस, उससे टेस्ट पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। वो मैं भी बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, तो एग्जांपल्स के साथ साथ तुम्हें पता पड़ जाएगा कि कौन सा हाइपोथेसिस लिया जा रहा है। अब जब हमने हाइपोथेसिस अज्यूम कर लिया कि भाई ये हमारा हाइपोथेसिस नल है और ये अल्टरनेटिव है, फिर हाइपोथेसिस अज्यूम करने के बाद हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग कोई श्योर शॉट वे नहीं है पॉपुलेशन के पैरामीटर को जज करने का। गलतियां होने की पॉसिबिलिटी रहती है, बिल्कुल रहती है। मतलब कई बार स्टैटिस्टिशियंस में गलतियां करते हैं। तो ब्रॉडली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो एरर्स होते हैं ना, उनको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर्स। ठीक है, अब टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है? भाई हमारा मेन पर्पस क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का? अजम्पशन, यानी कि हाइपोथेसिस बनाओ, फिर उसे टेस्ट करो कि वो सही है या गलत है ना। मेन ये चीज होती है हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो टाइप्स ऑफ एरर में अब तुमने हाइपोथेसिस H0 मतलब नल हाइपोथेसिस, ये सपोज ट्रू था, एक्चुअल में ये नल हाइपोथेसिस ट्रू था, और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। भाई नल हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे टेस्टिंग के बाद। वो टेस्टिंग कैसे करनी है वो मैं भी बताऊंगा, वो हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। तो टेस्टिंग करने के बाद वो जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू था और तुमने उसको एक्सेप्ट कर भी लिया है, तो मतलब ये तो करेक्ट कंक्लूजन हुआ कि भाई नल हाइपोथेसिस सही था और तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मतलब तुमने गलती नहीं करी है, तो ये करेक्ट कंक्लूजन है। लेकिन सपोज नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, नल हाइपोथेसिस के ट्रू होने के बाद तुमने रिजेक्ट कर दिया किसी गलती की वजह से, तो इसे बोला जाता है टाइप 1 एरर। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। ये एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग के हिसाब से ध्यान रखना कि कौन कौन से एरर्स होते हैं। और अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है
तो ऑब्वियस सी बात है कि नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगा। भाई नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, तो दोनों में से कोई एक तो सही होगा ही होगा ना, दोनों गलत तो हो नहीं सकते हैं, दोनों सही भी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है एक दूसरे के। तो अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू था और तुमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया है तो ये एरर हो गया, इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है, तुमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, तो ये तो ठीक बात हुई ना। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब एक तरह से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है। तो ये करेक्ट कंक्लूजन है। तो दो एरर्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और तुमने उसको रिजेक्ट किया है तो टाइप 1 एरर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है और तुमने उसे रिजेक्ट किया है, मतलब नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान लिया है, तो फिर ये टाइप 2 एरर है। ये दो एरर्स तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो अब चलते हैं मेन चीज की तरफ, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, ये अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे करनी है, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं इसे हम कहते हैं टी टेस्ट। अब टी टेस्ट क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि दो अलग अलग ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अब तुम बोलोगे दो अलग अलग ग्रुप्स कहाँ से आ गए, हमारे पास तो एक ही ग्रुप है जिसमें से हम मीन टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको ये समझ लें कि वो दो ग्रुप्स कौन कौन से, पहले ये समझे। देखो, टी टेस्ट में हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है वन सैंपल टेस्ट। अब वन सैंपल का मतलब क्या होता है कि हमने अपनी पॉपुलेशन में से एक सैंपल सेलेक्ट किया, उस सैंपल की हमें टेस्टिंग करनी है। अब टेस्टिंग करने के लिए हमें कुछ कंपैरिजन करने के लिए कोई रेफरेंस वैल्यू तो चाहिए होगी ना। भाई मैंने सैंपल निकाल लिया, अब उस सैंपल में से मैं मीन निकाल लिया, अब उस सैंपल के मीन को पॉपुलेशन का मीन इन्फर करने के लिए मुझे एक रेफरेंस वैल्यू तो चाहिए होगी ना। जैसे सपोज करो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास से हम लोग एक बॉक्सेस बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट 50 किलो के बॉक्सेस में पैक होता है। अब 50 किलो के बॉक्स में पैक होता है तो हमारी स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू क्या है? 50 किलो। तो हमारा जो एवरेज आना चाहिए सैंपल का वो आना चाहिए 50 किलो, है ना, या 50 किलो के आसपास। तो हमारी जो रेफरेंस वैल्यू है ना, फिक्स्ड वैल्यू, वो होती है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू। तो वन सैंपल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उस सैंपल के मीन को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू से। जैसे हमारा बॉक्स 50 किलो का होना चाहिए, तो 50 किलो जिस स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू, हम अपने सैंपल के मीन को उससे कंपेयर करेंगे। इसी तरह कुछ रेफरेंस वैल्यू ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती हैं। जैसे सपोज करो तुम एक सॉल्यूशन बना रहे हो, वो सॉल्यूशन का नेचर जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। अब न्यूट्रल में तुमने लोअर क्लास में पढ़ा है कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस का पीएच होता है 7, वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है। तो तुम्हारे प्रोडक्ट का पीएच है ना, वो तुम्हारा 7 के बराबर है या नहीं, ये हम यूज करते हैं वन सैंपल टेस्ट में। मतलब वन सैंपल टेस्ट में एक ही सैंपल सिलेक्ट किया जाता है और उस सैंपल को, उस सैंपल के मीन को हम कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू से। वो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू क्या होगी, वो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखी होती है कि भाई ये स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है। पता कैसे पड़ेगा ये वन सैंपल टेस्ट है? क्योंकि दोनों टेस्ट के लिए फॉर्मूले अलग अलग है। तो वन सैंपल टेस्ट है, ये कैसे पता पड़ेगा? तो क्वेश्चन में क्लियरली बता रखा होगा कि हमने एक सैंपल सिलेक्ट किया है 20 ऑब्जेक्ट का, 50 ऑब्जेक्ट का, 100 ऑब्जेक्ट का, एंड सो ऑन। दूसरा होता है टू सैंपल टेस्ट। टू सैंपल टेस्ट में हम दो अलग अलग पॉपुलेशन में से दो सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उन सैंपल्स के मीन्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन के मीन को इन्फर करने के लिए। मतलब उन दोनों सैंपल्स के जो मीन्स हैं उनको यूज किया जाता है पॉपुलेशन का मीन इन्फर करने के लिए। इसमें एक ही सैंपल सिलेक्ट किया जाता है एक पॉपुलेशन में से, इसमें दो सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं दो पॉपुलेशन में से। तो इसमें उन दोनों सैंपल्स के मीन को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसमें हम एक सैंपल के मीन को स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। करेंगे कैसे, उसके लिए पूरा मेथड है, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उनके बेसिस पर हम करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास टी टेस्ट। अब टी टेस्ट जो होता है ना, टी टेस्ट एक्चुअली इज मेनली यूज्ड टू एस्टिमेट मीन। भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मेन पर्पज ही क्या है? मेन पर्पज है पॉपुलेशन के मीन को इन्फर करना। तो एस्टिमेटिंग मीन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन,
हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट जो है वो किस काम आता है? फॉर एस्टिमेटिंग मीन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। जब सैंपल साइज जो है ना वो बहुत छोटी होती है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ये अननोन होता है। क्वेश्चन में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता तुम्हारे पास, तो तुम्हें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो यूज करना होता है। तो इसीलिए ये कब यूज करना है टी टेस्ट? व्हेन यू हैव टू एस्टिमेट, मतलब तुम्हें एस्टिमेट करना है। क्या एस्टिमेट करना है? पॉपुलेशन का, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन का मीन। जो पॉपुलेशन है वो तो तुम्हारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो पॉपुलेशन है उसका मीन एस्टिमेट करना है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम है। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है, ये जो टी टेस्ट है ये डिपेंड करता है एक पैरामीटर पे। उस पैरामीटर को बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये क्या चीज है भाई? जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सैंपल से हम स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालते हैं, सैंपल का मीन इज स्टैटिस्टिक, तो सैंपल से हम स्टैटिस्टिक निकालते हैं। तो जब हम स्टैटिस्टिक निकालते हैं तो सैंपल की जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं उन ऑब्जर्वेशंस में हम जितनी ऑब्जर्वेशंस को वेरी करवा सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करा सकते हैं, उतनी उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी तुम्हारी पॉसिबल होगी उतना ही तुम्हारा सैंपल पॉपुलेशन के क्लोज आता जाएगा। इसका मतलब कि अगर सपोज सैंपल का साइज बड़ा है तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि सैंपल का साइज बड़ा होगा तो तुम ज़्यादा वैल्यूज़ को वेरी करवा सकते हो, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होंगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी तो तुम्हारा सैंपल जो है ना वो उतना ज़्यादा पॉपुलेशन के क्लोज आता जाएगा। मतलब जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारा पॉपुलेशन का ग्राफ है ना, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये ग्राफ होता है, तो ये तुम्हारा मान लेते हैं पॉपुलेशन का ग्राफ है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब सपोज हमारे पास सैंपल ऐसा है जिसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 10 है, तो अगर 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो हमारा ये सैंपल S1 का ग्राफ हो गया। अगर 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो उसका जब ग्राफ बनेगा ना वो थोड़ा सा और क्लोज बनेगा मेन पॉपुलेशन के, तो ये S1, S2 और ये मेन पॉपुलेशन है। तो जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे तुम्हारा जो ग्राफ है वो मेन पॉपुलेशन जो है तुम्हारी ओरिजिनल पॉपुलेशन उसके क्लोज आता जाता है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स जितनी ज़्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी उतना बेटर है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे होती हैं भाई? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिंपल है, सैंपल का जो साइज है उसके बेसिस पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी कि DF ये निकाली जाती है N-1 से। वन सैंपल टेस्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है N-1 और टू सैंपल टेस्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है N1 + N2 - 2। मतलब जैसे वन सैंपल टेस्ट में हम एक ही सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल के अंदर हमने n ऑब्जर्वेशन ली है, 20 वैल्यू का सैंपल है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 19। और अगर हम दो सैंपल ले रहे हैं, एक में 20 और एक में 30 वैल्यूज है, तो फर्स्ट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 19, दूसरे की 29, दोनों का सम N1 + N2 - 2। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द मीन, सैंपल मीन है ना। मैं सैंपल मीन कैलकुलेट करते समय जितनी वैल्यूज हम वेरी करवा सकते हैं, मतलब चेंज करवा सकते हैं, वो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और उसको निकालते कैसे हैं? N-1 से निकालते हैं। DF का फॉर्मूला है N-1। तो हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम लोग कैसे किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो है हमारे पास अब ये जो पार्ट है ना इसके बाद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बहुत ढंग से करना, इसी में से तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का बनना ही बनना है। तो हमारे पास स्टेप्स क्या होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो 4 ही स्टेप्स हैं। देखो मेथड कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मेथड काफ़ी आसान होता है। 4 स्टेप्स तुम्हें याद रखने हैं। सबसे पहला काम है हाइपोथेसिस डेवलप करना, जिसके बारे में हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस कैसे डेवलप किया जाता है। तो हाइपोथेसिस मतलब नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज पर क्वेश्चंस बनाना। वो अभी एग्जांपल लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस बनाना और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना, ये हमारा पहला काम है। दूसरा, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमें निकालना होता है सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से।
ये कैसे निकलेगा, एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन रूट एन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ध्यान से देखना, हर चीज यहाँ तुम्हें पता होनी चाहिए कि किसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर टी मतलब तो हो गया टेस्ट स्टैटिस्टिक, है ना, ये तो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ही जो हम निकालने वाले हैं। एक्स बार जो है ना, ये है तुम्हारा सैंपल का मीन। अब यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा हो कि भाई इतना सैंपल हमने सेलेक्ट किया है, तो ये सैंपल का मीन है, तो वो एक्स बार हो जाएगा। तो म्यू जीरो, और अगर नहीं दे रखा हो तो सैंपल की वैल्यूज दे रखी है, तो सैंपल की वैल्यूज से तुम सैंपल मीन निकाल सकते हो। हम आते हैं म्यू जीरो पर। म्यू जीरो जो होता है ना, इसको बोला जाता है हाइपोथेसाइज्ड मीन या कंपैरिजन वैल्यू। इसे बोलते हैं हाइपोथेसाइज्ड मीन, या फिर इसे कहते हैं कंपैरिजन वैल्यू, मतलब जिससे मीन को हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन वैल्यू। जैसे सपोज करो कि मेरा जो मीन है, एक्चुअल जो मीन है वो होना चाहिए 4, सैंपल का मीन आ रहा है 4.1, तो सैंपल का जो मीन आ रहा है ना 4.1, वो तो एक्स बार में आएगा, और मुझे जो मीन एक्चुअली चाहिए, स्टैंडर्ड मीन चाहिए, हाइपोथेसाइज्ड मीन, वो मेरा म्यू जीरो है। तो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू होती है ना, जिससे हम कंपेयर करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे वन सैंपल टी टेस्ट की, तो वन सैंपल टी टेस्ट में जिस वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं, वो हमारा हाइपोथेसाइज्ड मीन या स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू या कंपैरिजन वैल्यू बोली जाती है। यहाँ पर एस का मतलब है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टी टेस्ट तब यूज करते हैं जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन है। अभी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन है, तो सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन यूज किया जाता है। तो एस का मतलब है सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन। अब यहाँ पर सैंपल का मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन जनरली क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, तो शुरू के कुछ क्वेश्चन में तो हम ऐसे ही लेंगे जिसमें सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, पर एक दो क्वेश्चन हम ऐसे भी करेंगे जिसमें सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है, वो हम निकालते हैं, तो ये भी हम देख लेंगे यहाँ पर। और फिर फाइनली रूट एन, तो एन मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल्स, सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, मतलब जो तुम्हारा सैंपल है ना, उसमें कितने एलिमेंट्स तुमने लिया है, 15 का सैंपल लिया है, 50 का सैंपल लिया है, 100 का सैंपल लिया है, तो एन का मतलब अभी सैंपल में कितने एलिमेंट्स है ना, तो एन मतलब सैंपल एलिमेंट्स कितने हैं ये। अच्छा, कुछ बुक्स में एस अपॉन रूट एन माइनस वन ये भी यूज करते हैं, जैसे एमएल अग्रवाल है वो एस अपॉन रूट एन यूज करता है, लेकिन एमएल भार्गव में अगर हम बात करें तो एस अपॉन रूट एन माइनस वन यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, ये दोनों में कोई खास डिफरेंस आता नहीं है, कंक्लूजन में डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि एमएल भार्गव में क्या करते हैं कि वो लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन होती है, तो इस तरह से सॉल्व किया हुआ है। लेकिन हम अगर सीबीएसई का सैंपल पेपर देखें, सैंपल पेपर का सोल्यूशन देखें लास्ट ईयर का, तो उसमें रूट एन यूज किया हुआ है, तो हम लोग रूट एन ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टी निकालना है, हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद टी निकालना है। टी निकालने का फॉर्मूला है, एक्स बार क्वेश्चन में दे रखा है, म्यू जीरो क्वेश्चन में है, एस क्वेश्चन में है, एन क्वेश्चन में है, अगर नहीं है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एन और म्यू जीरो तो 100% है ही है, और एक्स बार और एस सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दे रखा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, अभी शुरू के क्वेश्चन में तो दे ही रखे होंगे। तो पहला स्टेप हाइपोथेसिस बनाओ, दूसरा टी निकालो, तीसरा उस टी को कंपेयर करो टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी से, मतलब हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक निकल के आया ना, ये टी वो है जो हमें चाहिए, और टेबुलेटेड टी जो है वो हमें टेबल से मिलता है। अब टेबल तुम्हें एग्जाम में दी नहीं जाती, तो टेबल वैल्यू ऑफ टी जो है ना, वो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखी होती है। तो हमारा टी मॉड्यूलस ऑफ टी है ना, टी तो निकाल लिया, अब इसका मॉड्यूलस निकालो। अगर हमारा मॉड्यूलस ऑफ टी टेबल वैल्यू से कम आता है, मतलब टी अल्फा से कम आता है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो वो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो अगर हमारा टी मॉड्यूलस ऑफ टी रादर लेस देन टी अल्फा आता है, तो इसका मतलब जो हमारा नल हाइपोथेसिस है ना, वो एक्सेप्ट होना चाहिए, तुम्हें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। और अगर हमारा मॉडुलस ऑफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा आता है, तो फिर उस केस में तुम्हें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो ये दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है कि कब रिजेक्शन है और कब एक्सेप्टेंस है। तो तुम्हें सिंपल देखो, मेथड में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हाइपोथेसिस बनाना है, टी निकालना है और टी को टी अल्फा से कंपेयर करना है।
बस ये 3 स्टेप्स हैं, इसी हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे अब इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में तुम्हें दे रखा है एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस आयरन रॉड्स विथ मीन थिकनेस ऑफ 0.025 सेंटीमीटर। मतलब एक इंडस्ट्री में जो रॉड्स बनती हैं उनकी थिकनेस 0.025 सेंटीमीटर है। अब ये 0.025 सेंटीमीटर इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। भाई इतनी थिकनेस की हमें रॉड्स बनानी है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना वो होती है तुम्हारी म्यू जीरो, जिसको हम कंपैरिजन वैल्यू कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है कि हमें इतना चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने 10 रॉड का एक सैंपल निकाला, है ना। उस पूरे लॉट में से हमने 10 रॉड्स का सैंपल निकाला, उनकी मीन थिकनेस चेक करी, तो उनकी मीन थिकनेस 0.024 सेंटीमीटर आ रही है। तो एक्चुअल में मीन थिकनेस चाहिए कितनी, 0.025 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन आ कितनी रही है, 0.024। ये किसकी मीन थिकनेस है, ये सैंपल जो निकाला है ना उसकी मीन थिकनेस है। तो ये हुआ एक्स बार। भाई सैंपल का जो मीन है वो एक्स बार है, और कंपैरिजन वैल्यू यानी कि जो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है वो म्यू जीरो है। तो यहां तुम्हारा एक्स बार है वो 0.024 है सैंपल का मीन, और स्टैंडर्ड रेफरेंस है 0.025। स्टैंडर्ड डिवीजन क्वेश्चन में दे रखा है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन सैंपल का है। अब तुम्हें बोला है टेस्ट द सिग्निफिकेंस, तुम्हें इसकी सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी है। तो सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए मैंने बताया तुम्हारे को मेनली 4 ही स्टेप्स हैं। पहला हाइपोथेसिस बनाएं, दूसरा टी निकालें, तीसरा मॉडुलस ऑफ टी निकालें, और चौथा उस मॉडुलस ऑफ टी को कंपेयर करें टी अल्फा के साथ। टी अल्फा देखो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दे रखा है, दिस इज गिवन टू यू। तो हमें सबसे पहला काम जो है वो हाइपोथेसिस बनाना है। नाउ जिस भी क्वेश्चन के अंदर हमें सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी होती है, ठीक है, दिस इज लाइक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। तो जब भी हमें सिग्निफिकेंस चेक करनी होती है ना, जैसे सिग्निफिकेंस मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ पहले कि भाई एक्चुअल तुम्हें मीन कितना चाहिए, 0.025 का चाहिए। मीन आ कितना रहा है, 0.024 का। तो ये 0.025 की जगह अगर 0.024 का मीन आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हमें चेक करना होता है। तो ये चेक करना है कि जो डिफरेंस आ रहा है ना, इज दिस सिग्निफिकेंट और नॉट। और ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हारा जो हाइपोथेसिस है वो हमेशा सेम ही बनेगा। नल हाइपोथेसिस बनाओगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड हाइपोथेसाइज्ड मीन एंड स्टैंडर्ड मीन या स्टैंडर्ड रेफरेंस। भाई हम ये मान के चलेंगे कि ये डिफरेंस जो आ रहा है ना 0.025 से 0.24 का, ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जब भी तुम्हें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करना है, तुम्हारा नल हाइपोथेसिस हमेशा यही रहेगा कि डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, और इसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो और अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का उल्टा होता है। तो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे भाई, डिफरेंस बिटवीन देम इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। नल हाइपोथेसिस तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मान के चलेंगे हम इसको। तो नल हाइपोथेसिस, जब भी तुम्हें सिग्निफिकेंस चेक करनी है डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में, हमें नल हाइपोथेसिस हमेशा यही लेना है। तो ये हमने कर लिया। अब हमें निकालना है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन रूट एन, ठीक है। यहां पर एक्स बार का मतलब है सैंपल का मीन। अभी देखो सैंपल का जो मीन है, हमने 10 रॉड्स का सैंपल निकाला है, उसका मीन निकल के आया 0.024। तो एक्स बार तुम्हारा निकल के आया 0.024। म्यू जीरो मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस कितना चाहिए, 0.025, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्वेश्चन में दे रखा है 0.002। वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स बार 0.024 माइनस 0.025 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.002 अपॉन रूट ऑफ 10। यहाँ पर n जो है वो हमारा 10 है, तो रूट 10 10
का हमने सैंपल निकाला है ना, तो ये हो गया। नाउ इसका डिफरेंस ले लेते हैं 0.001 इंटू √10 अपॉन 0.002। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये तो कैंसिल हो गया 1, तो मेरे पास बचता है √10। √10 की वैल्यू क्या होती है? √10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 3.13 के आसपास। तो 3.13 3.14 इसके आसपास √10 होता है, अपॉन 2 बच रहा है। ये आ रहा है 1.5, चलो 3.14 ले लेते हैं, तो ये आ जाता है मेरे पास 1.57। तो ये मेरे पास 1.57 आ रहा है। अच्छा ये माइनस का है तो माइनस में ले लेंगे हम। तो ये हमारा टी जो निकल के आ रहा है माइनस का 1.57 आ रहा है। अब मॉड्यूलस ऑफ टी कितना है? मॉड्यूलस ऑफ टी हुआ 1.57। अब पहले टी निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ टी निकालना है, उसको टी अल्फा से कंपेयर करना है। टी अल्फा क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, तो टी अल्फा ये तुम्हें दे रखा है 2.26। हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ टी निकल के आया 1.57 और जो टी अल्फा है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। टेबल में से अगर देखना पड़े तो टी टेबल के अंदर 0.05 पे 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखी होती है, ये दे रखी है 2.262। अब इन दोनों को कंपेयर करो, विच इज ग्रेटर। तो तुम देख सकते हो कि मॉड्यूलस ऑफ टी, तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ टी जो है वो टी अल्फा से कम आ रहा है। और अभी हमने कंडीशन क्या पढ़ी कि अगर मॉड्यूलस ऑफ टी लेस देन टी अल्फा आ रहा है तो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस तुम्हारा एक्सेप्ट होगा। तो मतलब एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। अब एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है? देखो नल हाइपोथेसिस क्या था कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड एक्चुअल मीन इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। भाई हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस हम मान के चले ना वो ट्रू है। तो नल हाइपोथेसिस हमने क्या माना था कि भाई डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब अगर वो ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद टी की वैल्यू निकालनी है। मॉड्यूलस ऑफ टी को कंपेयर करना हमें टी अल्फा के साथ। अगर मॉड्यूलस ऑफ टी टी अल्फा से ग्रेटर आता है तो रिजेक्शन नल हाइपोथेसिस का, मतलब नल हाइपोथेसिस को फॉल्स माना जाएगा। और अगर ये लेस देन टी अल्फा आता है तो नल हाइपोथेसिस को ट्रू माना जाएगा। चलो एक और ऐसा ही एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑफ सिमिलर काइंड। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फैक्ट्री है जो पीवीसी के पाइप्स बनाती है। ये पीवीसी के जो पाइप्स है ना, इनका मीन डायमीटर होता है 4 सेंटीमीटर। अब मीन डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, मतलब 4 सेंटीमीटर है हमारी स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू मतलब μ0, ये हमारी स्टैंडर्ड रेफरेंस है। अब हमने क्या किया, 16 पाइप्स का एक सैंपल निकाला, तो n हमारा 16 हो गया क्योंकि 16 पाइप्स का सैंपल निकाला है, अ सैंपल ऑफ 16। और उनका मीन डायमीटर चेक किया, वो आ रहा है 4.02 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की जगह पर 4.02 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 4.02 सेंटीमीटर मीन है। किसका मीन है? ये सैंपल का मीन है। जो हमने 16 पाइप निकाला है सैंपल के, उसका मीन निकला है, मतलब ये x बार है। और फिर तुम्हें चेक करना है कि ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4.02 आ रहा है सैंपल का, तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो एज यूजुअल हमारा नल हाइपोथेसिस वही होगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डायमीटर एंड मीन डायमीटर एंड द सैंपल डायमीटर। There is no significant difference between the sample mean diameter and required diameter। जो स्टैंडर्ड डायमीटर चाहिए उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये हमारा स्टैंडर्ड मतलब 4 सेंटीमीटर। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि भाई जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा इसको पूरा थ्योरी में पूरा लिख लेना है ना, राइट इट इन थ्योरी प्रॉपर्ली। अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम है हाइपोथेसिस बनाना, वो हो गया है। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना।
तो टी यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस बाय रूट एन। तो एक्स बार यानी कि सैंपल का मीन ये है 4.02, म्यू जीरो मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस मीन वो है 4 सेंटीमीटर। भाई स्टैंडर्ड हमें 4 सेंटीमीटर का चाहिए और 4.02 सैंपल का आ रहा है, तो ये एक्स बार और म्यू जीरो। एन हमारा क्या है, एन हमारा है 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 0.09 सेंटीमीटर, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो टी निकालते हैं, एक्स बार इज 4.02 माइनस 4 अपॉन 0.09 डिवाइडेड बाय रूट 16। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आया मेरे पास 0.02 इंटू रूट 16 अपॉन 0.09। तो ये हो गया 2 इंटू 4, डेसिमल से डेसिमल कट गया, इक्वल पेजेस पर है, अपॉन 9। तो आ गया 8 अपॉन 9। तो 8 अपॉन 9 इज 0.8, 8 फिर बचेगा 8 सो ऑन। ये हमारा 0.88, ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक निकल के आया है। मॉड्यूलस लेंगे तो वही आएगा। अब टी अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 2.131। अब यहाँ पर फिर से देखो मॉड्यूलस ऑफ टी आ रहा है तुम्हारा 0.89, राउंड ऑफ कर लेते हैं 888 आ रहा है, और टी अल्फा कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारा 0.05 पे। तो टी 15 0.05 पे हमें दे रखा है 2.131। तो तुम देख रहे हो टी कैसा है, लेस देन टी अल्फा है, और टी लेस देन टी अल्फा की कंडीशन क्या है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, दैट इज एक्सेप्ट हाइपोथेसिस। एक्सेप्ट हाइपोथेसिस मतलब जो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस हमने अज्यूम किया ना वो हमारा सही है। तो नल हाइपोथेसिस क्या था कि भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भाई दिस डिफरेंस ऑफ 4 एंड 4.2 इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये डिफरेंस इतना मैटर नहीं करता है। भाई हमें आगे डिसीजन लेना होता है ना इस बेसिस पर कि ये डिफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट आता है, इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें इसको लॉट को नहीं रखना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। यहाँ पर माना जा रहा है कि भाई ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ये लॉट ठीक ही चल रहा है। 4.02 और 4 का डिफरेंस ये बताना चाह रहा है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मैनेजेबल है। तो इस तरह से हमें इसको टेस्ट करना है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दे रखा है कि एक पब्लिशिंग कंपनी है, इस पब्लिशिंग कंपनी ने अपनी एक नई बुक लॉन्च करी है। ये जो बुक है ना, इस बुक की जो सेल्स आ रही है उनकी, वो आ रही है 180 बुक्स पर वीक पर शॉप, मतलब हर वीक में हर दुकान से करीब करीब 180 किताबें बिक रही हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल बढ़ाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन लॉन्च किया। उस कैंपेन के बाद इनकी जो एवरेज सेल आ गई है पर बुक पर वीक, वो आ रही है पर वीक पर शॉप, वो आ रही है 192। मतलब कैंपेन से पहले उनकी सेल्स थी 180 बुक्स और अब हो गई 192 बुक्स। तो तुम्हें ये चेक करना है कि ये जो कैंपेन हमने किया है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो हम लोग, ये हमारे पास क्लेम की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे केसेस में हम हमेशा हमारा नल हाइपोथेसिस रख लेंगे कि भाई देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सेल्स। मतलब ये जो 180 से 192 हो गई है ना, ये डिफरेंस ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ये हमारा अजम्पशन है एज यूजुअल। तो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, सपोज नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब होगा कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, और डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है तो मतलब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है हमारा, है ना। और अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, और अगर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो फिर उस केस में एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ने अपना काम किया है, क्योंकि डिफरेंस कंसिडरेबल है। कंसिडरेबल डिफरेंस मतलब ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो माना जाना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो वैसे वैसे डिफाइन हो गए। अब हम आते हैं टी के ऊपर। टी होता है हमारा एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन रूट एन। एक्स बार मतलब सैंपल का मीन, तो क्वेश्चन में सैंपल का मीन है 192। भाई 180 जो है वो तो हमारी स्टैंडर्ड सेल आई रही थी। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के बाद हमने कितनी 26 शॉप्स को हमने चेकआउट किया। उन 26 शॉप्स को चेकआउट करने पर हमारा पता पड़ा कि मीन सेल 192 की आ गई है।
ये 26 शॉप्स मतलब n हो गया तुम्हारा 26। 26 शॉप्स वो हमारा सैंपल है, तो उनकी जो एवरेज सेल आ रही है वो 192 है, तो उनकी एवरेज सेल 192 है, मतलब सैंपल का एवरेज क्या है 192 है, और हाइपोथेसाइज्ड एवरेज है हमारा 180। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 18 का, और n कितनी शॉप्स हमने सिलेक्ट किए हैं 26। तो ये डेटा हमें दे रखा है, तो सबसे पहले ये सारी चीजें जो है ना वो नोट कर लो। अब x बार कितना है 192 माइनस 180 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 18 अपॉन रूट 26, तो 192 माइनस 180 12 इंटू रूट 26 अपॉन 18, तो ये 2 और ये 3, ये आ जाता है 2 अपॉन 3। रूट 26 इज अप्रोक्सीमेटली 5.1 है ना। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसे कैलकुलेटर से, अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, तो रूट 26 निकाल लेते हैं। रूट 26 5.1, ये तो क्या ले लिया, 5.1 इंटू 2/3, ये भी क्या हो ही जाएगा 1.7 हो रहा है, 3.4 आ रहा है, तो t जो है ये हमारा निकल के आ गया है 3.4, तो पॉजिटिव ही है तो मॉडुलस टी भी 3.4 हुआ। अब टी अल्फा की वैल्यू है 2.06, नाउ मॉडुलस ऑफ टी ये तुम्हारा निकला है 3.4, और टी अल्फा इसकी वैल्यू दे रखी है 2.060। अब तुम देखो जो तुम्हारा टी है वो टी अल्फा से ज्यादा आ रहा है, तो जैसा अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, अगर टी लेस देन टी अल्फा है तो वो एक्सेप्ट करना होता है। यहां पर हमारा मॉडुलस ऑफ टी कैसा आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने वाले हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने वाले हैं। नल हाइपोथेसिस क्या था कि भाई डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। अब क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है मतलब वो फॉल्स हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, और अगर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो इतना डिफरेंस किस वजह से आया है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट की वजह से आया है। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है ये सही काम कर रहा है, दिस इज इफेक्टिव, तो ये इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। हमारा देखो नल हाइपोथेसिस क्या था कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया है सेल्स में, अब ये क्योंकि रिजेक्ट हो गया मतलब सेल्स में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, कंसिडरेबल डिफरेंस है। अभी कंसिडरेबल डिफरेंस है तो इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से आया है, तो हम बोलेंगे कि हमारा एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन इफेक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब एक नए अलग तरह के क्वेश्चन के ऊपर भी आते हैं हम लोग, कि हमें दे रखा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनाते हैं, वो ट्यूबलाइट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट्स बनाते हैं, तो उन इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट्स की जो लाइफ है वो ये क्लेम करते हैं कि भाई 25 महीने की हमारी ट्यूबलाइट की लाइफ आएगी। हमारी ट्यूबलाइट की जो लाइफ है वो है 25 महीने की, मतलब हमारी ट्यूबलाइट ऑन एन एवरेज मीन लाइफ 25 महीने चल जाती है, तो ये है स्टैंडर्ड रेफरेंस कि भाई 25 महीने चल जाती है। फिर हमने क्या किया, हमने उस कंपनी के 6 ऐसी ट्यूबलाइट सिलेक्ट करी और उनका लाइफ टेस्ट करी, तो सैंपल की जो हमारी लाइफ निकल के आई है सैंपल मंथ्स की वो है हमारी 24, 26, 30, 20, 20, 20, 18। अब इसके बेसिस पर तुम्हें चेक करना है कि जो मैन्युफैक्चरर का क्लेम है कि भाई हमारी 25 महीने की एवरेज लाइफ होती है वो वैलिड है कि नहीं है, तुम्हें क्लेम की वैलिडिटी चेक करनी है। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि भाई यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, एज यूजुअल जो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है हमारा यहाँ पर, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो सैंपल का मीन है और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें नहीं दे रखा, तो पहला काम है वो निकालना। तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, तो पहले हम वो निकालते हैं। ऑब्जर्वेशंस है हमारी 24, 26, 30, 20, 20 और 18। अब x बार सैंपल का मीन, तो इन सब का सम 24 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 18 अपॉन 6, ये हो गया मेरा 50, 50 और 30, 80, 80 और 20, 100, 120, 138 अपॉन 6। तो ये मैं सॉल्व करता हूँ, ये आ रहा है 2 और फिर 18, 23 आ रहा है मेरा मीन। तो 25 महीने तो कंपनी क्लेम कर रही है, आ रहा कितना है 23 महीने। हमें देखना है कि 25 महीने से जो 23 महीने हो गया ना ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो अगर ये सिग्निफिकेंट है
अगर सपोज ये सिग्निफिकेंट आता है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है वो वैलिड नहीं है। भाई मैन्युफैक्चरर क्या कह रहा है, 25 महीने आने चाहिए, तो अगर ये डिफरेंस कंसिडरेबल माना जाए तो फिर मैन्युफैक्चरर क्लेम वो जो है वैलिड नहीं है। लेट अस चेक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और बचा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम, समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट। तो ये निकलेगा xi, सबसे पहला xi कितना है 24, मीन 23, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना xi माइनस एक्स बार 24 माइनस 23 का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 23 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 23 का स्क्वायर और 20 माइनस 23 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 23 का स्क्वायर। मैं पॉजिटिव सारे नेगेटिव ही लिख रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि स्क्वायर होने ना, स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 20 माइनस 23 इज एक्चुअली -3, मैं 3 ही लिख रहा हूँ, है ना, फॉर टाइम बिंग। 18 माइनस 23 ये आ रहा है मेरे पास 5 माइनस 5 एक्चुअली का स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट। n यहाँ पर है 6, तो n की जगह मैं 6 लगा देता हूँ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरा निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 25 अपॉन 6। इसका टोटल करते हैं, ये हो गया 50 50 और 27 77 77 और 25 102 अपॉन 6। ये डिवाइड ही कर लेते हैं हम लोग, 51 अपॉन 3 ये कट रहा है, रूट 17 आ रहा है। तो रूट 17 की वैल्यू ये है हमारी अप्रोक्सीमेटली 4.1 समथिंग, है ना, रफली 4.1 ले लेते हैं हम। भाई रूट 16 तुम्हारा 4 होता है, तो रूट 17 अगर मैं निकालता हूँ तो 4.1213 उसके आसपास ही आ रहा है, तो 4.123 आ रहा है वैसे तो, 4.12 ले लेते हैं। अब इसके बाद हमें s निकल गया, x बार निकल गया, हमें अब हाइपोथेसिस बनाना है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा हमेशा की तरह कि डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। ये पूरा लिखना है तुम्हें कि नल हाइपोथेसिस में लिखना है कि द डिफरेंस हेयर इज नॉट सिग्निफिकेंट। डिफरेंस किस चीज का, डिफरेंस इन मीन लाइफ ऑफ द ट्यूब लाइट्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये पूरा नल हाइपोथेसिस लिखना है तुम्हें। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसका उल्टा कि डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। अब सबसे पहले निकालेंगे टी आ रहा है मेरा x बार माइनस म्यू 0 अपॉन s अपॉन रूट n। तो यहां पर x बार मतलब मीन है हमारा सैंपल का 23 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.12, तो x बार मेरा है 23, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाला है 4.12 आ रहा है, और n कितनी ट्यूबलाइट ली थी 6, और साथ ही साथ मेरा म्यू 0 हाइपोथेसाइज्ड मीन ये है 25 महीने की लाइफ क्लेम कर रही है कंपनी, है ना। तो x बार माइनस म्यू 0 23 माइनस 25 अपॉन 4.12 अपॉन रूट 6। नाउ 23 माइनस 25 माइनस 2 इंटू रूट 6 अपॉन 4.12। अब ये रूट 6 की वैल्यू होती है, रूट 6 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो 2.5 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.45 के करीब आ जाता है रूट 6 अपॉन 4.12। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरा आया 2.45 इंटू 2, ये तो वैसे ही हो गया हमारा 4.9 डिवाइडेड बाय 4.12, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.189 आ रहा है, माइनस 1.189, ये मेरा टी निकल के आ रहा है। अब मॉड्यूलस ऑफ टी 1.189 है, और टी अल्फा टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी वो दे रखी है कितनी 4.032, काफी आगे है, तो टी अल्फा जो निकल के दे रखा है वो है 4.032। अब मॉडुलस ऑफ टी लेस देन टी अल्फा आ रहा है, तो जैसा हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ टी अगर ग्रेटर देन आए तो रिजेक्शन है, लेस देन आए तो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस का मतलब कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब जो नल हाइपोथेसिस हमने माना है ना वो सही है, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस।
मतलब ये जो एवरेज लाइफ तुम्हारी 23 महीने की निकल के आ रही है और जो क्लेम कर रहा है 25 महीने की, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। और दोनों में अगर कोई खास डिफरेंस नहीं है मतलब मैन्युफैक्चरर का क्लेम वैलिड है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरर्स क्लेम, ये कंक्लूजन्स तुम्हें देने पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है कि उसकी ट्यूबलाइट की लाइफ 25 महीने है तो वो वैलिड है। तो ये चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी। मैं जैसे बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूँ कि मैन्युफैक्चरर क्लेम इज वैलिड, तो तुम्हें पूरा लिखना है कि मैन्युफैक्चरर का क्लेम कि उसके ट्यूबलाइट्स की एवरेज लाइफ 25 महीने है, ये वैलिड है। दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट। तो वो गलत नहीं बोल रहा है। तो इस तरह से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल देखो, हर बार क्या करना है, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस हमेशा सेम रहेगा, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और उसको टेस्ट कर लेते हैं। और टी निकालो, टी में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, टी और टी अल्फा को कंपेयर करके तुम्हारा सोल्यूशन निकल के आ जाता है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें तुम्हारे को स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों नहीं दे रखे थे सैंपल के, हमने निकाले। अभी तक इससे पहले जो क्वेश्चन थे ना उनमें सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन मीन दे रखे थे, इस बार मैंने निकाले और उसको सॉल्व किया। ठीक है, एक और थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास रैंडम सैंपल है, कितने वैल्यूज का सैंपल है, 26 वैल्यूज का। ये लिया गया है कहाँ से, नॉर्मल पॉपुलेशन में जिसका मीन है 160 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो है सैंपल का मीन तुम्हें दे रखा है 160 सेंटीमीटर, मतलब ये एक्स बार है। वो कह रहा है सैंपल हमने निकाला है, उस सैंपल का मीन 160 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये हमारा एक्स बार है। सैंपल का जो मीन है वो एक्स बार होता है। और एन कितना है, कितने सैंपल लिए हमने, 26 वैल्यूज लिए हैं। और तुम्हें बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 2450। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देने की जगह पर वो दे रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन देने का जो पर्पस है वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि वही समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। वैल्यू पुट कर लेते हैं, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 2450 है, एन है 26। सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल के आती है हमारी 9.71। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया। अब हाइपोथेसिस की बात करें तो नल हाइपोथेसिस एज यूजुअल हम लोग क्या लेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड द सैंपल मीन। कि भाई हम जो 160 का सैंपल मीन हमारा निकला है ना, वो पॉपुलेशन मीन 165 से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि भैया कि ये जो डिफरेंस है वो कैसा है, ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस डेवलप हो गया। अब आते हम हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक के ऊपर। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी कि टी, ये निकल के आता है एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन रूट एन, जहां पर एक्स बार यानी कि सैंपल का मीन है 160, म्यू जीरो स्टैंडर्ड रेफरेंस मीन है हमारा 165 जिसका टेस्टिंग करनी है, और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा निकल के आया है 9.71 डिवाइडेड बाय रूट 26। तो 160 माइनस 165 माइनस 5 इंटू रूट 26 इज अप्रोक्सीमेटली 5.1 अपॉन 9.71। तो ये सॉल्व करके हमारा करीब आ जाता है 5 इंटू 5.1, ये आता है हमारा करीब करीब 25.5 और डिवाइडेड बाय 9.71, तो ये निकल के आ रहा है 2.626। तो ये मेरा जो टी निकल के आ रहा है मॉड्यूलस ऑफ टी, ये निकल के आ रहा है मेरा 2.626, और टी अल्फा टी 0.05 की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.06, तो 2.06। तो यू कैन क्लियरली सी दैट मॉड्यूलस ऑफ टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा टी 0.05। तो इसका मतलब अगर मॉड्यूलस ऑफ टी टी अल्फा से बड़ा है तो दिस इज कंडीशन फॉर रिजेक्शन, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए। रिजेक्ट होना चाहिए मतलब 165 का जो डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, और डिफरेंस सिग्निफिकेंट माना जाएगा मतलब 165 सेंटीमीटर का जो क्लेम है वो वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि 165 सेंटीमीटर का जो क्लेम है ये नॉट वैलिड आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर नॉट वैलिड आ गया मतलब रिजेक्शन है। अच्छा, एक चीज और भी पूछिए तुमसे
कि ऑल्सो ऑब्टेन 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स। वैसे देखो कॉन्फिडेंस लिमिट्स वाला पार्ट जनरली देते नहीं है कि कॉन्फिडेंस लिमिट्स निकालने के लिए, पर अगर कॉन्फिडेंस लिमिट्स आ जाए, कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब ये हो गया कि कौन सी ऐसी इंटरवल है कि भाई जिसमें तुम्हारी वैल्यू अगर आ जाएगी तो वो एक्सेप्ट होती है। तो अगर मैं कॉन्फिडेंस लिमिट के फॉर्मूले की बात करूं तो कॉन्फिडेंस लिमिट्स का हमारा फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार प्लस माइनस एस अपॉन रूट एन टी अल्फा। ये कॉन्फिडेंस लिमिट्स का फॉर्मूला हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक्स बार यानी सैंपल का मीन कितना आया था हमारा, सैंपल का मीन था हमारा 160 और स्टैंडर्ड डेविएशन 9.71 निकला था। तो हमारी जो इंटरवल आएगी ना वो आएगी एक्स बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 9.71 अपॉन रूट 26 इंटू टी अल्फा। अभी टी अल्फा कितना है 2.060, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये हमारी होगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी एक्स बार। एक्स बार की जगह पर मैं यहाँ पर यूज करूंगा 160। तो 160 ये अपर लिमिट होगी 160 प्लस 9.71 अपॉन रूट 26 इंटू 2.06। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ 9.71 अपॉन रूट 26 की। तो 9.71 डिवाइडेड बाय रूट 26 होता है 5.1 डिवाइडेड बाय 5.1 और इंटू 2.06 इंटू 2.06 सॉल्व करके आ रहा है 3.922। तो 160 माइनस 3.92 और 160 प्लस 3.92। तो 160 में से 3.92 गया तो 160 में 4 गया 156, 156.08 से लेकर 163.92 ये हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट है। मतलब इस इंटरवल में अगर हमारा पॉपुलेशन का मीन आ जाता ना तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से तो ये एक्सेप्टेबल होता। लेकिन अभी कितना आ रहा है 165 आ रहा है, 165 आ रहा है मतलब वो इस इंटरवल के बाहर हो गया, इसीलिए वो रिजेक्शन में चला गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट टू सैंपल टेस्ट के ऊपर। लेकिन ये जो टू सैंपल टेस्ट ना सिलेबस में दे ही नहीं रखा, पर अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक थोड़े से इश्यूज पिछले कुछ टाइम से बोर्ड में चल ही रहे हैं कि सिलेबस पूरा क्लियर होता नहीं है। तो टू सैंपल टेस्ट के हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट यू स्टिल हैव एन आइडिया कि इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने टू सैंपल टेस्ट के ऊपर। टू सैंपल टेस्ट जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम 2 अलग अलग सैंपल्स के मीन को कंपेयर करते हैं कि उनमें कोई कंसिडरेबल डिफरेंस है या नहीं है। तो क्लियरली क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें पता पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सैंपल दे रखा है क्वेश्चन में, जैसा अभी तक हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, तो अगर किसी क्वेश्चन में एक ही सैंपल दे रखा है उसको किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करना है तो वो वन सैंपल टेस्ट होता है। उसमें टी निकालते हैं फिर मॉडुलस ऑफ टी को टी अल्फा से कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टू सैंपल टेस्ट है तो उस केस में हमारा प्रोसेस सेम ही होगा, बस फर्क इतना सा है कि हमारे पास हर चीज 2 होंगी। मतलब अगर 2 सैंपल हैं तो 2 सैंपल के मीन भी 2 होंगे, 2 सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन भी 2 होंगे और 2 सैंपल का जो नंबर है n1 और n2 वो भी 2 ही होंगे। ऐसे केसेस में जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो होती है n1 प्लस n2 माइनस 2। यहाँ पर लेकिन एक थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है कि हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ना वो निकालना इतना आसान नहीं होता। टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जैसे अब हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फॉर्मूला है वो है x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s। s का मतलब हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 2 सैंपल है ना, दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटू n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब यहाँ पर x1 बार मतलब पहले सैंपल का मीन, x2 बार मतलब सेकंड सैंपल का मीन, n1 और n2 ये दोनों है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट एंड सेकंड सैंपल और s मतलब है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन मिला के। और वो कैसे निकलेगा तो उनका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये s की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। ये हमारा टू सैंपल टेस्ट का पूरा प्रोसेस है कि भाई पहले s निकालो फिर s की हेल्प से t निकालो। ये हमारा मेहनत वाला काम है।
टू सैंपल टेस्ट में कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इस पे क्वेश्चन भी बड़ा आने का चांस है। छोटा क्वेश्चन अगर आया तो फिर पॉसिबली वैल्यूज ऐसी आएंगी कि जो तुम्हारे पास ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होगी, कि मतलब रूट वगैरह इजीली निकल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो सैंपल दे रखे हैं और दोनों सैंपल के मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, साइज सब तुम्हें दे रखा है। तो साइज है हमारे पास 10 और 17, मीन है 200 और 220, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 और 8, ये वैल्यू हमें दे रखी है। मतलब ये हो गया मेरा n1 या n2, मीन है तो x1 बार x2 बार, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 और 8, s1 और s2 हो गया। तो पहला काम है हाइपोथेसिस डिफाइन करें, फिर पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं एज यूजुअल, कि हम हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, अब मैं नल हाइपोथेसिस नहीं लिखूंगा, वही नल हाइपोथेसिस वही है कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एज यूजुअल, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा हमारा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब मेहनत करके हमें निकालना होगा पहले एस का फॉर्मूला हमारा होता है n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, है ना, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। अब इसको यूज करें तो n1 कितना है 10, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 माइनस 1 9 इंटू s1 स्क्वायर। अब s1 फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, ये भी 10 है, n1 भी 10 है और स्टैंडर्ड डिवीजन भी 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1, तो n2 माइनस 1 हो गया 16, 17 माइनस 1 इंटू s2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, तो 10 प्लस 17 माइनस 2। अच्छा, इतना मुश्किल भी नहीं है इसको कैलकुलेट करना, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो गया कि भाई परफेक्ट स्क्वायर ही है तो सॉल्व करना इसमें चांसेस है कि इजी ही होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया मेरे पास 100 इंटू 9 900 प्लस 64 इंटू 16, तो 64 इंटू 16 कैसे निकालोगे भाई, 64 होता है 2 की पावर 6 और 16 होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 6 2 की पावर 4 मिलके बनेगा 2 की पावर 10 1024 अपॉन नीचे आ गया 25, तो 900 प्लस 10 ये हो गया 1924 अपॉन 25। अच्छा 25 रूट 1924 निकालना है और 25 का रूट तो तुम्हें पता ही है, तो 1924 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये आ रहा है 43.86। तुम्हें लॉन्ग डिवीजन से निकालना पड़ेगा ना, यू डोंट हैव अ चॉइस, डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइडेड बाय 5 ये मेरा निकल के आता है 8.77, मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है 8.77। एक बार स्टैंडर्ड डिवीजन निकल गया उसके बाद हम लोग अब निकालेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है टी, उसका फॉर्मूला था x1 बार माइनस x2 बार अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, है ना। एक बार फिर से देख लो, क्या था x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, अरे एक गलती से मैंने 2 लिख दिया, इट इज s, तो x1 बार माइनस x2 बार, तो x1 बार और x2 बार कितना है, x1 बार x2 बार ये तुम्हारा है 200 और 220, तो 200 माइनस 220 अपॉन s कितना निकला अभी स्टैंडर्ड डिवीजन 8.77 इंटू n1 इंटू n2। अब n1 और n2 ये हमारा था 10 और 17, 10 इंटू 17 अपॉन 10 प्लस 17। तो अब इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ये आ रहा है मेरा माइनस का 20 अपॉन 8.77 इंटू ये हो गया 170 अपॉन 3√3, रूट 170 अपॉन 3√3। तो इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ, 170 अपॉन 3 ये आ गया मेरा 56 का अंडर रूट 7.52, तो ये बन के आता है -20 अपॉन 8.77 इंटू 7.53 अपॉन 3। ये पूरा सॉल्व करके मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक निकलेगा। अब यहाँ कैलकुलेशंस ही हैं जो मैटर करती हैं, ये प्रॉब्लम करती भी हैं इसमें। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ, 20
इंटू 7.53 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8.77। तो सॉल्व करके मेरे पास आता है ये मॉड्यूलस माइनस में आ रहा है, माइनस में 5.72 निकल के आ रहा है। तो मॉड्यूलस ऑफ टी हमारा 5.72 आ रहा है और टी अल्फा हमें क्या दे रखा है, टी अल्फा ये दे रखा है हमें 2.06। तो हम देख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा आ रहा है और मॉड्यूलस ऑफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा आ रहा है, मतलब दिस इज कंडीशन फॉर रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा इसका मतलब क्या है कि हमने क्या माना था कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये कुछ ऐसा ही है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, हाँ मैं डिटेल सारी दे दूंगा, इसमें एक्सप्लेन पूरा करूंगा, पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ इसमें। तो तुम्हें दे रखा है कि भाई तुम्हारे पास दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए उसका फार्म साइज, एवरेज फार्म साइज ये है हमारा 191 एकर्स। तो कंट्री ए का सैंपल मान लेते हैं हम, x1 बार हो गया 191, एवरेज फार्म साइज तो मीन है ये, और कंट्री बी का एवरेज फार्म साइज है 199 एकर्स, तो x2 बार ये 199 है विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 38 एंड 12। तो N1 सॉरी S1 है मेरा 38 और S2 है मेरा 12। सैंपल साइज 8 और 10, तो N1 दे रखा है 8, N2 दे रखा है 10। अब तुम्हें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है कि क्या ये डिफरेंस कंसिडरेबल है। तो तुम्हें सबसे पहले निकालना है S, सबसे पहले S निकालना है ना। हाइपोथेसिस सेम ही रखेंगे हम, हाइपोथेसिस में कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले S निकालना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन N1 माइनस 1 S1 स्क्वायर, तो N1 माइनस 1 कितना हुआ 7 इंटू S1 स्क्वायर 38 का स्क्वायर प्लस N2 माइनस 1, तो N2 माइनस 1 इज 9 इंटू S2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2, ये आ जाएगा 16, 8 प्लस 10 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करके तुम्हारा S निकलेगा। फिर निकालेंगे हम T निकलेगा x1 बार माइनस x2 बार अपॉन S अंडर रूट ऑफ N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये हमारा x1 T निकल के आएगा। तो x1 बार x2 बार नोन है, S तुमने निकाल लिया, N1 N2 नोन है, ये वैल्यू रखकर तुम T निकालोगे और T की वैल्यू निकलने के बाद तुम्हारा जो कंक्लूजन आएगा ना वो सेम वैसे ही रहेगा कि T ग्रेटर देन T अल्फा है या T लेस देन T अल्फा, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। तो अब इसका जो आंसर निकल के आएगा ना वो कमेंट्स में निकल लिखो कि भाई एवरेज फार्म साइज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। T और T अल्फा की वैल्यू कंपेयर करो, T अल्फा क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये कंक्लूड करते हैं, ठीक है। और होप कि वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।